हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, क्लास 11th की बात करने वाले हैं, जो आप लोगों को सबसे पहली मैंने क्लास लेकर आया हूं। अर्थशास्त्र की क्लास है, मैंने पहले से ही करा रखी हैं, और भी क्लास हैं जो उसमें शेष हैं, वो भी मैं कराने वाला हूं। ये हम लोगों की यूट्यूब क्लास रहने वाली है, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे लेखांकन समीकरण, सॉरी, लेखांकन जो परिचय है उसके हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। लेखांकन परिचय के जो एमसीक्यू हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों की एग्जाम की तैयारी के लिए ये मैंने जो क्लासें बनाई हुई हैं, इसमें हम लोग 10 या 5 क्लासों में हम लोग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नंबर 1 की। सबसे पहले क्लास नंबर 1 में हम लोगों के पास क्या करने वाले हैं, तो लेखांकन परिचय के जो एमसीक्यू हम हैं उनको हम लोग करने वाले हैं, और ये यूट्यूब की क्लास हम लोगों की रहने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे हम लोगों के। और बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहले लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लेन देन व्यावसायिक लेन देन नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को एमसीक्यू में ही करने से समझ में आएंगे कि व्यावसायिक लेन देन वो होते हैं जिसमें हम लोग व्यापार से संबंधित होते हैं, व्यापार से संबंधित होते हैं, और व्यापार में मतलब कि मुद्रा से संबंधित होते हैं। व्यापार से संबंधित हों और मुद्रा से संबंधित हों, मनी से संबंधित हों, उन्हें हम व्यावसायिक लेन देन कहते हैं। और याद रखिए कि वो व्यापार से संबंधित होने चाहिए, व्यापार से संबंधित होने चाहिए, व्यापार से संबंधित होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है कि विक्रय विक्रय करते हैं। विक्रय हेतु 15,000 का हमने माल क्रय किया है, तो हम लोग माल क्रय करते हैं, माल बिल्कुल क्रय करते हैं। किसके लिए क्रय करते हैं, तो माल बेचने के लिए क्रय करते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने 40,000 की मशीन खरीदी है, क्या खरीदी है, मशीन खरीदी है, और किसके लिए, उत्पादन के लिए हमने एक मशीन खरीदी है, तो बिल्कुल करते हैं, ये भी व्यापार में करते हैं, और ये भी व्यापार में हम लोग करते हैं, ठीक है। लेन देन जो है ये व्यापार में करते हैं, ये भी व्यापार में करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत व्ययों का भुगतान व्यवसाय से किया है, मतलब कि व्यक्तिगत व्यय हैं, घरेलू व्यय हैं, जो अपने खुद के व्यय हैं, उनका हम लोगों ने भुगतान किससे किया है, व्यवसाय से किया है, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात व्यापार से संबंधित है, ये भी बात किससे संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है लास्ट नंबर में कि घरेलू खर्च, घर के खर्च अपने निजी बैंक खाते से किए। घरेलू खर्च देखो, यहाँ पर घर के खर्च जो हैं हमने कहाँ से दिए, अपने बैंक अकाउंट से दिए, निजी बैंक अकाउंट से दिए। तो ये जो है संबंध, ये जो लेन देन है ये व्यवसायिक लेन देन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टेस्ट जब किया था तब मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण क्या है। लेखांकन के जो चरण की बात करते हैं, लेखांकन के चरण, और चरण को बोलते हैं स्टेप। लेखांकन के स्टेप क्या होते हैं, हम लोग लेखांकन किस प्रकार से और क्या क्या स्टेपों का फॉलो किया जाता है, तो उनकी बात हम लोग करते हैं। लेखांकन के जो स्टेप होते हैं उनकी बात अगर हम लोग करते हैं, तो लेखांकन प्रक्रिया के जो चरण की बात करते हैं या फिर इसके प्रक्रिया की बात करते हैं, इसी को नाम क्या देते हैं, लेखांकन प्रक्रिया। कि कौन कौन से हम लोग जब प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उसमें कौन कौन से जो चरण हैं उनको हम लोग फॉलो करेंगे। इसमें 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। तो प्रथम चरण में क्या होता है, प्रथम चरण में क्या होता है, तो प्रथम चरण में जो होता है उसके बारे में होता है कि व्यावसायिक व्यवहारों की पहचान करना। व्यावसायिक 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 व्यवहारों की व्यावसायिक व्यवहारों की पहचान करना। पहले चरण में क्या होता है, पहचान करेंगे व्यावसायिक व्यवहार कौन से हैं और कौन से ऐसे व्यवहार हैं जो व्यावसायिक नहीं हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि व्यावसायिक लेन देन ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था कि 3 जो है वो व्यावसायिक लेन देन थे और एक जो है वो व्यावसायिक लेन देन नहीं था। तो ये कैसे पहचान, सबसे पहले पहचान की हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद करेंगे हम लोग व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन करेंगे। तो द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में द्वितीय चरण में क्या होता है,
तो द्वितीय चरण में जो होता है उसका नाम है कि व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन करना। व्यावसायिक व्यावसायिक व्यवहारों का व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन करना। अभिलेखन करना, व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन करना, ये दूसरा स्टेप होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या काम करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि अभिलेखन में हम लोग क्या करेंगे। तो अभिलेखन में जो करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग जैसे हम लोग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा रोज नामचा, जर्नल करना, रोज नामचा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आती है रोकड़ वही तैयार करना, रोकड़ वही। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आती हैं सहायक वहियां, सहायक वही। कैश बुक, सब्सिडरी बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, इस प्रकार से आती हैं। तो इनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद तृतीय चरण में क्या होता है, तृतीय चरण में क्या होता है, 5 चरण होते हैं और उन 5 चरणों को हम लोग अच्छी तरीके से एक एक करके सभी स्टेप को अच्छी तरीके से समझेंगे। और 5वें चरण में जो होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि 5वें चरण में होता है कि व्यावसायिक सम व्यवहारों का वर्गीकरण करना। व्यावसायिक व्यावसायिक व्यवहारों का व्यावसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग करते हैं खाता बही बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें क्या बनाया जाता है, तो इसमें हम लोग खाता बही बनाते हैं। उनके खाता बही बनाने के बाद क्या होता है, उनकी जो है अशुद्धियों को दूर किया जाता है और ऐसी कई चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं। उसके बाद चतुर्थ चरण में क्या होता है, चतुर्थ चरण की बात करते हैं। और चतुर्थ चरण में क्या होता है, तो चतुर्थ चरण में जो होता है कि व्यावसायिक व्यवहारों का संक्षिप्तीकरण करना। क्या होता है, व्यावसायिक व्यवहारों का व्यावसायिक व्यवहारों का संक्षिप्तीकरण करना। व्यावसायिक व्यवहारों का व्यावसायिक व्यवहारों का संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, व्यावसायिक व्यवहारों का संक्षिप्तीकरण करना, ये होता है इसमें। इसमें हम लोग करते क्या हैं, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इसमें हम लोग करते क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संक्षिप्तीकरण में हम लोग करते हैं वित्तीय विवरण बनाना। और वित्तीय विवरण बनाना अभी हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, इसको हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का वार्षिक का पार्ट रहने वाला है। वार्षिक पेपरों में ये आता है। वित्तीय विवरण में 3 प्रकार के विवरण बनाए जाते हैं। एक होता है व्यापार खाता बनाया जाता है। ठीक है, एक हम लोगों का लाभ हानि खाता बनाया जाता है। ठीक है, और एक हम लोगों का आर्थिक जो चिट्ठा है जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। तो ये सब स्टेप जो है इसमें फॉलो किए जाते हैं। और लास्ट स्टेप इसका जो है उसे कहते हैं पंचम चरण। ठीक है, और पंचम चरण में क्या करते हैं, पंचम पंचम चरण में जो करते हैं उसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें करते हैं व्यावसायिक व्यवहारों का विश्लेषण करना और निर्वचन करना। व्यावसायिक व्यावसायिक व्यवहारों का व्यावसायिक व्यवहारों का विश्लेषण करना, विश्लेषण करना विश्लेषण करना और निर्वचन करना। अब इसमें क्या फॉलो किया जाता है, इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें जो है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को वित्तीय विवरणकों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, उनको देखते हैं। और उसके बाद जो है सबसे इसका लास्ट स्टेप, इसमें जो मेन बात है वो है उपयोगकर्ताओं को सूचना देना। क्या है, उपयोगकर्ताओं को उपयोगकर्ताओं को सूचना देना। तो ये 5 स्टेप हैं। इसका मतलब है यहाँ पर संप्रेषण,
क्या है, अगर शॉर्ट में लिखा हो तो इसका नाम जो है इसको बोलते हैं संप्रेषण। ठीक है, तो ये 5 स्टेप जो हैं इनको आप लोग जरूर करिए। ठीक है, अगर प्रक्रिया पूछे लेखांकन की प्रक्रिया तो ये 5 हैं। ठीक है, वैसे तो आती नहीं है लेकिन अगर आ भी जाती है तो आप लोग कर पाएंगे। अब हमसे पूछा है कि एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण जो है वो क्या है, तो हम लोग पंचम चरण की बात करेंगे। और पंचम चरण में है कि लेखा सूचनाओं में लेन देन करना, लेखा करना। तो ये लेखा करना की बात तो हम लोग रोजनामचा में करते हैं, अभिलेखन का मतलब होता है लेखा करना। तो ये तो प्रथम चरण है। कौन सा चरण है, तो ये तो भाई प्रथम चरण है, प्रथम चरण है। दूसरा है संक्षिप्तीकरण करना। तो संक्षिप्तीकरण करना जी तो हम लोगों का संक्षिप्तीकरण देख लीजिए यहाँ पर है। तो संक्षिप्तीकरण हम लोगों का कौन सा चरण है, ये चतुर्थ चरण है। सूचना का विश्लेषण करना और व्याख्या करना, तो ये भी हम लोगों का सूचना का विश्लेषण करना और व्याख्या करना, तो ये भी हम लोगों का, अगर हम लोग बात करते हैं, और सूचना का संप्रेषण करना, तो ये सबसे लास्ट जो स्टेप है, सूचना का संप्रेषण करना। सूचना का संप्रेषण करना सबसे लास्ट स्टेप जो है वो है सूचना का संप्रेषण करना। ये हम लोगों का आता जरूर है लेकिन ये इसी का पार्ट है, लेकिन सबसे लास्ट में हम लोगों का आता है सूचना का संप्रेषण करना। तो ये लास्ट स्टेप है, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इतनी डिटेल भी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेन देन वित्तीय प्रकृति की नहीं है। वित्तीय प्रकृति का मतलब है जो पैसे से संबंधित ना हो वो वित्तीय प्रकृति की नहीं है। ठीक है, जो पैसे से संबंधित ना हो वो वित्तीय प्रकृति की लेन देन नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नगद संपत्तियों का क्रय। नगद संपत्ति मतलब कि हमने नगद से कोई संपत्ति खरीदी, नगद से कोई संपत्ति खरीदी है तो इसमें तो पैसे का लेन देन होगा, तो ये तो भाई हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, उसके बाद उधार संपत्ति का क्रय, उधार खरीद लिया है लेकिन कल देना होगा, तो ये भी हम लोगों का वित्तीय लेन देन है। ठीक है, उसके बाद कर्मचारियों की हड़ताल, कर्मचारियों की जो हड़ताल है, कर्मचारियों की तो हड़ताल है, तो हड़ताल अगर करते हैं कर्मचारी तो ये हम लोगों का व्यवसायिक लेन देन नहीं है, वित्तीय प्रकृति का जो है वो नहीं है। और लेनदारों का भुगतान करेंगे तो ये भी हम लोगों का लेन देन है, लेकिन कर्मचारी अगर हड़ताल करते हैं कंपनी के सामने बैठकर तो ये हम लोगों का जो लेन देन है या फिर जो जो बात है ये हम लोगों का वित्तीय प्रकृति की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 4 नंबर पे, और 4 नंबर पे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक प्रयोगकर्ता होते हैं। देखो सबसे पहले तो इसके प्रयोगकर्ता के बारे में जान लेते हैं कि लेखांकन के प्रयोगकर्ता कितने होते हैं और कितने प्रकार से इन्होंने इनके बांटा है। वित्तीय लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, ठीक है, वित्तीय लेखांकन वित्तीय लेखांकन सूचनाओं के वित्तीय लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता 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 यहाँ पर याद रखिए कि उपयोगकर्ता जो है, तो लेखांकन के उपयोगकर्ता की अगर बात पूछी जाती है तो लेखांकन के उपयोगकर्ता जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो याद रखिए कि वो 2 होते हैं। अब वो 2 कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि 2 वो कौन कौन से होते हैं। लेखांकन के उपयोगकर्ता सबसे पहले होते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता। कौन होते हैं, तो उन्हें कहते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता आंतरिक उपयोगकर्ता। ठीक है, और एक होते हैं बाह्य उपयोगकर्ता। बाह्य उपयोगकर्ता बाह्य उपयोगकर्ता। अब आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन से लोग जो हैं वो आंतरिक उपयोगकर्ता में आते हैं, तो 3 लोग आते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता में। बाकी के सब लोग किस में आते हैं, तो बाकी के सभी लोग आते हैं बाहरी उपयोगकर्ता में। वो 3 लोग कौन होते हैं, तो एक होता है आंतरिक प्रयोगकर्ता में व्यापार का स्वामी। व्यापार का स्वामी की बात करें या अकेला स्वामी की बात करते हैं। एक होता है प्रबंधक और एक होता है कर्मचारी। प्रबंधक होता है और एक होता है कर्मचारी। कर्मचारी
तो ये तीनों लोग जो है व्यापार के आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं, तो ये आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, क्योंकि ये लेखांकन सूचनाओं को आंतरिक रूप से उपयोग करते हैं। बाहरी उपयोगकर्ता कौन से होते हैं? जो बाहर के लोग उनका उपयोग करते हैं लेखांकन सूचनाओं का, जैसे कि ग्राहक हो गया, सरकार सरकार हो गई, ठीक है, ये बाहरी उपयोगकर्ता हैं, ये भी बाहरी उपयोगकर्ता हैं। जैसे कि मान लो हमने बैंक से लोन लिया है तो लेनदार हो गए, ठीक है, ये भी बाहरी उपयोगकर्ता हैं, ठीक है। कर अधिकारी, कर प्राधिकारी या अधिकारी, कर अधिकारी, ये भी हम लोगों के कैसे हैं? बाहरी उपयोगकर्ता हैं। अनुसंधानकर्ता, अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता, तो ये सभी हमारे बाहरी उपयोगकर्ता में आते हैं। तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा गया है कि आंतरिक उपयोगकर्ता कौन से हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता इनमें से कौन से हैं, तो स्वामी भी हमारा आंतरिक उपयोगकर्ता में है, प्रबंधक भी और कर्मचारी भी आंतरिक उपयोगकर्ता में होते हैं। तो ये तीनों ही आंतरिक उपयोगकर्ता में होते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखांकन सूचना के बाहरी उपयोगकर्ता नहीं है। मतलब कि बाहरी उपयोगकर्ता मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं कि बाहरी उपयोगकर्ता, जैसे कि ऋणदाता जो है वो बाहरी उपयोगकर्ता है, बाह्य उपयोगकर्ता है। सरकार हमारी बाह्य उपयोगकर्ता है, जनता हमारी बाह्य उपयोगकर्ता है। ग्राहक, जनता या बात करें, ग्राहक की बात करें या जनता की बात करें। लेकिन प्रबंधक मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि प्रबंधक, कर्मचारी और स्वामी ये तीनों ही आंतरिक उपयोगकर्ता के हैं, तो इसीलिए ये बाहरी उपयोगकर्ता में नहीं आएंगे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कौन सी लेखांकन की एक शाखा नहीं है? लेखांकन की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि लेखांकन की कौन कौन सी शाखाएं जो हैं वो लेखांकन की शाखाएं होती हैं। लेखांकन की शाखाएं, इनके बारे में भी जान लेते हैं कि लेखांकन की शाखाएं कौन सी होती हैं और कौन सी फिर आप लोग खुद ही निकाल लेंगे कि ये नहीं होती हैं या कौन सी होती हैं। तो लेखांकन की शाखा, ब्रांच जिन्हें कहते हैं, लेखांकन के जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में जानते हैं। लेखांकन की शाखाएं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है हम लोगों का, सबसे पहला जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य, सामान्य या फिर इसी को क्या कहते हैं? सामान्य लेखांकन, या फिर इसी को कहते हैं वित्तीय लेखांकन। दूसरा है हम लोगों का लागत लेखांकन, लागत लेखांकन। तीसरा है हम लोगों का प्रबंधकीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन। चौथा है हम लोगों का कर लेखांकन, कर लेखांकन, कर लेखांकन। पांचवा है हम लोगों का सरकारी लेखांकन, सरकारी लेखांकन, सरकारी लेखांकन। नेक्स्ट है हम लोगों का सामाजिक लेखांकन, सामाजिक लेखांकन। और नेक्स्ट है हम लोगों का मानव संसाधन लेखांकन, मानव संसाधन, मानवीय संसाधन लेखांकन, मानवीय संसाधन लेखांकन। तो ये जो है लेखांकन के ब्रांचेस हैं। अब हमसे पूछा है नहीं है, तो वित्तीय लेखांकन होती है, लागत लेखांकन होती है, प्रबंध लेखांकन होती है, लेकिन पुस्तपालन जो है वो लेखांकन का भाग नहीं है। पुस्तपालन जो है वो लेखांकन की एक शाखा नहीं है, ठीक है। लेखांकन अलग चीज है और पुस्तपालन हम लोग अलग चीज है, ठीक है। पुस्तपालन में हम लोग रोजनामचा होता है, खाता बही होती है, तो इस प्रकार से ये होता है, इसमें खाता बही होती है, ठीक है। टोटल किया जाता है, ये सभी जो है पुस्तपालन में आती है। लेकिन लेखांकन में हम लोगों का तलपट के बाद की जो क्रियाएं हैं, लेखांकन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं
तो लेखांकन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि पुस्तपालन के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के बाद व्यावसायिक संस्थाओं में उचित जो है तलपट बनाने के पूर्व तलपट बनाने के पूर्व की जो क्रियाएं हैं, तलपट बनाने के पूर्व की जो क्रियाएं हैं उन्हें हम लोग किस में रखेंगे, उन्हें हम लोग पुस्तपालन में रखते हैं। और उसके बाद की जो क्रियाएं हैं उन्हें हम लेखांकन में रखते हैं। ठीक है, तलपट के बाद की जो क्रियाएं हैं उन्हें हम कहाँ रखते हैं, उन्हें हम लेखांकन में रखते हैं। तो इसीलिए पुस्तपालन जो है लेखांकन का भाग नहीं है, लेखांकन की शाखा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और 7 नंबर क्वेश्चन की बात आती है। और 7 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि लेखांकन सूचना तथ्यों पर आधारित एवं प्रलेखों से जांच हो सकने योग्य हो तो उसमें कौन सा गुण होता है। उसमें अनुरूपता होती है, बोधगम्यता होती है, विश्वसनीयता होती है, या फिर तुलनीयता होती है। तो याद रखिए कि उसमें क्या होती है, तो उसमें विश्वसनीयता होती है। तभी वो एक दूसरे से जांच सकने योग्य होंगे, जांच सकने योग्य होंगे तभी जब उसमें विश्वसनीयता होगी। 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि लेखांकन के अंतर्गत लेखा होता है। लेखांकन के अंतर्गत हम लोग किसका लेखा करते हैं, वित्तीय लेन देनों का लेखा करते हैं या फिर गैर वित्तीय लेन देनों का लेखा करते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं कि ईमानदार रमेश जो है, रमेश ईमानदार है, और लिखा है कि रमेश को 2000 रुपए दिए। तो इसमें बताइए कि कौन सा वित्तीय लेन देन है। तो यहाँ पर वित्तीय लेन देन की बात करते हैं तो ये जो है इसमें इससे संबंधित है, और ये गैर वित्तीय लेन देन ये बात करते हैं। तो यहाँ पर लेखांकन के अंतर्गत हम लोग किसको शामिल करते हैं, किसका लेखा किया जाता है। तो याद रखिए कि वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से चालू दायित्व है। चालू दायित्व की बात करते हैं तो दायित्व कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। दायित्व जो है कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए लिख कर लेकर आऊंगा। यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं तो टाइम लगेगा, तो अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए पीपीटी बड़ी सी अच्छी सी बना कर लाऊंगा। उसमें कुछ क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय भी होंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें जो है एमसीक्यू भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चालू दायित्व की बात करते हैं, वहां पर मैं चालू दायित्व कितने प्रकार के होते हैं ये सभी बातें मैं वहां पर बता दूंगा। संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संपत्तियां कहाँ कहाँ आती हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा। निम्न में से कौन सा चालू दायित्व है, तो चालू दायित्व लेनदार भी है, अल्पकालीन ऋण भी है हम लोगों का चालू दायित्व है, बैंक अधिविकर्ष भी चालू दायित्व है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मूर्त संपत्ति नहीं है ऐसी संपत्ति जो 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 दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे। मूर्त संपत्ति उन्हें कहते हैं, मूर्त संपत्ति का मतलब है जो दिखाई दे, जो दिखाई दे। और अमूर्त संपत्ति वे होती हैं जो नहीं दिखाई देती हैं। अमूर्त संपत्ति वे होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं। अब अमूर्त पूछा है यहाँ पर, देखो कि मूर्त संपत्ति नहीं है तो हमसे मूर्त संपत्ति नहीं है तो अमूर्त पूछा है। अब तो अमूर्त संपत्ति देखो फर्नीचर दिखाई देता है, मशीन दिखाई देगी, बैंक शेष दिखाई देगा। तो इसलिए ख्याति जो है वो एक अमूर्त संपत्ति है या फिर मूर्त संपत्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि माल का आशय है। माल हम लोग किसको कहेंगे, जो हमारा सामान, जो सामान हम विक्रय के लिए विक्रय के लिए विक्रय के लिए खरीदते हैं, उसे हम उसे हम माल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि माल विक्रय हेतु क्रय वस्तुएं विक्रय करने के लिए हमने जो वस्तुएं क्रय की हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, माल कहते हैं।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रयोग, अगर हम लोग प्रयोग करने हेतु कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो तो हम लोगों की संपत्ति होगी, वो माल नहीं होगा। क्रय परंतु ना बेची जाने वाली वस्तुएं, तो वो हमारी ना बेची जाने वाली वस्तुएं हैं। क्रय तो किया है परंतु बेचेंगे नहीं, तब भी हम लोगों की संपत्ति ही है। तो यहाँ पर माल तभी होगा जब हम वस्तुओं को खरीदेंगे और उसको बेचेंगे, तभी वो माल में आएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी संपत्ति अदृश्य संपत्ति नहीं है। तो मतलब कि अदृश्य संपत्ति पूछा है, तो यहाँ पर मूर्त संपत्ति के बारे में हमसे पूछा गया है। मूर्त संपत्ति बताइए जो दिखाई दे। तो एकस्व, विनियोग, ख्याति, व्यापार चिन्ह। तो याद रखिए कि यहाँ पर दिखाई देने वाली चीज एक ही है, तो वो है विनियोग। ठीक है, जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, सॉरी हम लोग इन पर बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। लेखांकन में क्रय शब्द किसके क्रय के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रय शब्द हम लोग किसके प्रयोग के लिए करते हैं, तो मैंने बताया है कि परचेज हम लोग कब लिखते हैं। परचेज हम लोग तब लिखते हैं जब हमारा माल जो है, माल हमने खरीदा हो, माल खरीदा हो, और माल खरीदा हो किसके लिए, बेचने के लिए, बेचने के लिए। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विक्रय हेतु माल का अगर हम लोग क्रय करते हैं तभी हम लोग क्या लिखेंगे, तभी हम लोग इसमें क्रय शब्द का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय, व्यय देखो दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, एक, दो और तीन। एक होते हैं पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। एक होते हैं आयगत व्यय, आयगत व्यय। और एक होते हैं अस्थगित, अस्थगित आयगत व्यय। ठीक है, वार्षिक का पार्ट है, हो सकता है आप लोगों को अर्धवार्षिक में देखने को मिले। ठीक है, तो ये वार्षिक का पार्ट है हम लोगों का। भवन मरम्मत पर व्यय किया है तो हम लोगों का पूंजीगत व्यय है, या फिर भवन की सफाई पर व्यय किया है, भवन की पुताई पर व्यय किया है, या फिर भवन निर्माण पर अगर हम लोग व्यय करते हैं तो वो हमारे पूंजीगत व्यय में आएगा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आहरण है। आहरण का मतलब होता है, आहरण के कई नाम हैं। आहरण को हम लोग क्या कह देते हैं, निजी व्यय भी कह देते हैं, निजी व्यय भी कह देते हैं। और इसको दूसरा नाम है घरेलू व्यय, घरेलू व्यय भी कह देते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो यहाँ पर बताइए कि आहरण का मतलब है कि जब हमने व्यापार से कोई वस्तु या सामान या वस्तु निकाली है या कैश निकाला है, तो लिखा हुआ है कि वेतन हेतु धन निकालना। ठीक है, लेनदारों को भुगतान हेतु धन निकालना बिल्कुल गलत है। निजी व्यय हेतु धन निकालना, तो मैंने बताया है कि जब हम लोग खुद के व्यय के लिए कोई राशि निकालते हैं तो उसे कहते हैं आहरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धन निकाला है, कल को हम कोई सामान भी निकाल सकते हैं तो तब भी आहरण ही होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हैं। अगली क्लास में हम लोग अति लघुत्तरी क्वेश्चन और भी चीजें लेकर आएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।